अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको ये खबर दें, कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 से 3 इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां मिली हैं। इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया है। पुलिस ने हड्डियां तहवील में लेकर जांच के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी। अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। और देखिए, डिफेंस फेज़ 1 है जहां पर आज कचरा कुंडी से कुछ इंसानी हड्डियां बरामद हुई हैं। इन हड्डियों को एक थैले में डालकर कपड़े में लपेट कर जो है कचरा कुंडी में फेंका गया है। हड्डियों में 3 इंसानी खोपड़ियां जबकि 2 बाजू भी शामिल हैं, जबकि इसके अलावा कुछ बारीक हड्डियां भी हैं जो इंसानी मालूम होती हैं। पुलिस का ये कहना है कि इब्तिदाई तौर पर ये लगता है कि ये हड्डियाँ किसी मेडिकल स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस में रही होंगी और उनकी जानिब से यहाँ फेंका गया है। ताहम हातमी सूरत हाल तब वाज़ेह होगी जब हड्डियों का मेडिकल रिपोर्ट जो है सामने आएगी। पुलिस ने तमाम हड्डियों को तहवील में लेकर जिना अस्पताल मुंतकिल किया है जहां हड्डियों का एमएल किया जा रहा है। एमएल रिपोर्ट आने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। कुछ अरसे कबल ही नाज़ाबाद नंबर 1 पर जो है एक निजी हॉस्पिटल है, उसके सामने जो है कुछ हड्डियाँ बरामद हुई थी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसका DNA करवाया गया था। तो अभी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और ये कहना कबल वक्त होगा कि ये हड्डियाँ कब की हैं, किसी इंसान को कत्ल करके यहाँ पर तो नहीं फेंका गया, तो ये कहना कबल वक्त होगा। पुलिस कहती है कि जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। जी, शाहनवाज अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके गुलशन बुनेर में शादी की तकरीब में फायरिंग, 12 साला बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में 55 साला शख्स ने अपनी नई नवेली 20 साला दुल्हन को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। लड़की के वरसा का कहना है कफील बिलावजह शकीला से लड़ता झगड़ता रहता था। रियाज अहमद की रिपोर्ट। शादी के 4 माह बाद ही लड़की कत्ल हो गई। खामंद ने भी कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अफसोसनाक वाकया पेश आया गुलशन रावी के इलाके में। शकीला के लवाहिकीन के मुताबिक बिलावजह झगड़ा कफील का मामूल था। मेरा नहीं गुजारा है तो मैनू वेला की हाल मेरे घर मैं पुत्र मैं सवेरे आ जाती मैं इंदा इलाज करा दी। मैं उन्होंने फिर आख्या पुत्र वेला तेन कि सोने रंगी थी मैं दे दी, मैं खुश गई। पुलिस ने दोनों लाशें मुर्दा खाने भिजवा दी और कहा है कि हकायक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुव्वत गोयाई से महरूम नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिक्योरिटी गार्ड ने मशकूक समझकर नौजवान को मारा पीटा, उसकी जुबान पर चाकू रखकर भी धमकाते रहे, जबकि नौजवान मिन्नत समाजत करता रहा। पुलिस का कहना है कि अब तक कार्रवाई के लिए कोई दरखास्त नहीं मिली, ना ही तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान ने कोई राब्ता किया है। सियालकोट में 8 साला बच्चे के अगवा का ड्रामा बेनकाब हो गया। अगवाकार कोई और नहीं, बच्चे की मां निकली। सियालकोट के नवाही इलाके में 21 सितंबर को 8 साला बच्चा कबीर अहमद अगवा हुआ था, जिसका मुकदमा मां की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। दौरान तफ्तीश पता चला कि बच्चे की सगी मां ने घर वालों के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा इसलिए रचाया ताकि मुखालिफिन के मुकदमे को बराबर करके सुलह के लिए मजबूर किया जा सके। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब कराकर मां समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में हफ्ते के रोज M9 मोटरवे पर वैन हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। मुतासरा वैन के ड्राइवर ने बताया कि कोई बड़ी चीज अगले टायर्स के नीचे आई, जिससे वैन का तवाजुन बिगड़ गया। हादसे का सबब बनने वाली मुबैना कार की फुटेज सामने आने पर गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई है। वाक़े का मुकदमा नूरियाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज अली। हफ्ते की रात नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर खौफनाक हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। हादसे में जख्मी बदनसीब वैन के ड्राइवर ने बताया कि अचानक कोई बड़ी चीज अगले टायरों के नीचे आई तो वैन का तवाजुन बिगड़ गया। ट्राले के बाद एक बड़ा दरवाजा आया, अब ये नहीं पता कार का था करोला का, अल्लाह जानता है। गाड़ी गई अगले टायर के नीचे आया ना, गाड़ी घूम गई, जाके गिरी सीधी कच्चे में। फिर मैं उठा, शीशा तोड़ा, फिर मैं जैसे कैसे बाहर निकला। हादसे का सबब बनने वाली मुबैना गाड़ी की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। बगैर बोनेट सफेद कार ने लियारी एक्सप्रेस वे पर भी सफर किया। तफ्तीशी हुकाम सफेद कार से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। उधर मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुमकिना तौर पर कार का ड्राइवर बोनेट बंद करना भूल गया था। पुरानी गाड़ी थी और अमूमन कराची में टीटी के एहसन के कब्जे अरब हो जाते हैं, जंग आलूद हो जाते हैं, तो शायद ये
इसका लॉक इसने नहीं लगाया होगा, कहीं पे इसने पानी नहीं चेक किया या कुछ ऐसा हुआ है, इसने लॉक सही नहीं किया और ये वहाँ पे उसको प्रेशर अचानक मिलने की वजह से ये इसके साथ ये हादसा हुआ है, ये निकल के लगा है। मोटरवे पुलिस ने गाड़ी के करीब से मिलने वाला बोनेट और मुतासरा वैन से मिलने वाला मुसाफिरों का सामान तहवील में ले लिया, जबकि हादसे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नूरियाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। हफ्ते के रोज़ नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर वैन हादसे में ज़ख्मी 28 साल अहमद दौरान इलाज दम तोड़ गया। इस हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 2 रोज़ पहले अफसोसनाक ये वाक़या नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर पेश आया, जहाँ पर वैन हादसे में ज़ख्मी 28 साल अहमद दौरान इलाज दम तोड़ गया है। इस हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 16 हो गई। M9 मोटरवे हादसे में जाँ बहक 15 अफराद के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं। लाशों को सोहराब कोट सर्दखाने में रख दिया गया है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। M9 मोटरवे हादसा 15 अफराद की जानें ले गया। हादसे के बाद आग इस शिद्दत से लगी कि झुलस कर जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त ही न हो सकी। DNA के लिए सैंपल्स ले लिए गए। मेरी बच्ची चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, किसी की ना दौलत चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। सिविल बन सेंटर के बाहर रोती गिड़गिड़ाती ये है फहमीदा खातून, जिनकी बेटी, दामाद और नवासी भी बदकिस्मत वैन में सवार थे। नवासी को तो दामाद ने शीशा तोड़कर निकाल लिया, मगर खुद बुरी तरह झुलस गया। फहमीदा खातून कहती हैं इसकी बेटी का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। इरफान नाम है उसका, मेरा दामाद बहुत ज्यादा जल गया है, बेटी का मेरे कहीं पता नहीं चल रहा। हम हैदराबाद, कराची, कोई अस्पताल हमने छोड़ा नहीं है रात से अब तक। तीसरा के तो मैं इधर आ चुकी हूँ, तो मुझे बताए ना हुकूमत की कैसे ड्राइवरों को गाड़ी दी हुई है तुमने। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट बन सेंटर पहुँचे और जख्मियों की इयादत की। कहा वैन में CNG सिलेंडर मौजूद था, आग कैसे लगी इसकी तहकीकात जारी है। CNG व्हीकल्स पे बिल्कुल बैन इम्पोज किया हुआ है और ये चेकिंग्स कराची में भी चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। अब ये वैन कैसे स्लिप हुई है, वहाँ से कैसे निकली है, कल एक इन्वेस्टिगेशन टीम मुरतब कर दी गई है और वो विद इन 3 डेज रिपोर्ट सबमिट करेगी। बंस वार्ड में जेर इलाज 5 जख्मियों में 3 मर्द और 2 बच्चियां शामिल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। क्या एक बार फिर KCR ट्रैक के अतराफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं? वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने इंदिया दे दिया। कहते हैं हमने तजावुज़ात गिरानी हैं, लोग अपना बंदोबस्त कर लें। 10.5 बिलियन हम इस पे KCR पे खर्च करने जा रहे हैं। पहले फेज़ में 1.8 बिलियन रुपीज़ हम खर्च करेंगे। हमने कोचिस बना ली हैं। हाँ, मैं अभी 12 किलोमीटर हमने मुकम्मल कर ली है, 30 किलोमीटर हमारे ज़ुम्मे हैं। जिस दिन ये फाटक मुकम्मल करेंगे 1 महीने के अंदर मुकम्मल करेंगे। नक्शा आपको दे दिया जाएगा कि हमारे रेलवे की तजावुज़ात कहाँ तक हैं, लोग अपना बंदोबस्त कर लें। हमने इसको गिराना है, सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं छोड़ा। हमारी सिंध गवर्नमेंट से KCR के बारे में कोई लड़ाई नहीं है। KCR के मसले में मरकज़ी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेश है। कायद के शहर को उसका हक दो। कराची में जमात इस्लामी के तहत हुकूक़े कराची रैली सिराजुल हक कहते हैं कराची की तबाही मुल्क की तबाही है। यहाँ पानी है ना ही बिजली, गटर उबल रहे हैं। फैसला करना होगा हुकूमत कामयाब है या नाकाम। 14 अक्टूबर को चित्राल तक यौम एकजहती कराची मनाने का ऐलान भी कर दिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से अवामी ताकत का मुजाहिरा, शारे कादीन पर मैदान सजाया और हकूक़े कराची के लिए आवाज़ बुलंद की। जलसे में शरीक कारकुनान से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक ने मुल्क की सूरत हाल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा पाकिस्तान की तारीख में मईशत इतनी तबाह कभी नहीं हुई। कराची के लोग मुतमईन होते हैं तो मुल्क तरक्की करता है। हमने अज़म किया है कि हम मुल्क भर में
عوام کی ترجمانی کریں گے۔ اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی میں مردن شماری درست نہیں کی گئی، شہر کو اس کا حق دیا جائے، خیراتی نہ سمجھا جائے۔ کراچی کو کراچی کی نمائندگی دے دو، کراچی کو کراچی کا حق دے دو۔ جماعت اسلامی کے جلسے میں تاجروں اور صنعت کاروں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اور خیالات کا اظہار کیا۔ جلسے میں سماعت اور گویائی سے محروم افراد کے لیے بھی ترجمانی کا مکمل انتظام کیا گیا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ اوور بلنگ کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے اور ماڑی پور روڈ پر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے تو دوسری طرف گیس پریشر میں کمی کے باعث چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مظاہرے میں لیاری سے منتخب تحریک انصاف کے ایم این اے شکور شاد نے بھی شرکت کی۔ احتجاج کے باعث ماڑی پور روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو گیا۔ انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن نے شہر میں گیس کی کمی اور بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر وفاق کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں منگل کو سوئی گیس کے ہیڈ آفس کے باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ کراچی شہر میں خاص طور پر جو گیس کی قلت ہے اور گیس کی وجہ سے جو بجلی کا بحران ہے، ان دونوں ایشوز پر ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا گیا ہے اور وہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفس کے سامنے ہم کریں گے۔ ہمارا مظاہرہ پرامن ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے شہری اس وقت جس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ نہ گھر میں ان کو گیس میسر ہے اور نہ ہی ان کو بجلی جو ہے مل رہی ہے، 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آتی ہے کب نہیں آتی ہے۔ کچھ عدالتی کارروائی کا ذکر۔ جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل میں آج ایک اور اہم سماعت ہوگی۔ آصف علی زرداری پر 3 جبکہ فریال تالپور پر 1 نیب ریفرنس میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ، پارک لینڈ اور ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں نامزد تمام ملزمان کو طلب کر رکھا ہے۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل کے 3 مختلف مقدمات میں ایک ساتھ فرد جرم کی تاریخ آ پہنچی۔ آصف زرداری پر منی لانڈرنگ اور ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں آج پہلی بار، جبکہ پارک لین کیس میں ضمنی ریفرنس کے تحت دوبارہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑے صاحب کے ساتھ ان کی بہن فریال تالپور، حسین لوائی، انور مجید اور عبدالغنی مجید کو بھی فرد جرم پڑھ کر سنائی جائے گی۔ انور مجید کے لیے کراچی میں ویڈیو لنک کا انتظام موجود۔ دیگر ملزمان ذاتی حیثیت میں احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہوں گے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ملزمان پر جعلی اکاؤنٹس کھول کر اربوں روپے کی غیر قانونی منتقلی کا الزام ہے۔ پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری بطور صدر پاکستان نیشنل بینک حکام پر اثر انداز ہو کر اپنی مبینہ بے نامی کمپنی کو قرض دلوانے کے ملزم۔ جعلی قائد پر ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں ہریش کمپنی کو غیر قانونی ٹھیکے دے کر مبینہ کک بیکس کی رقوم جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے وصول کرنے کا الزام ہے۔ آصف زرداری جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل کے کل 4 ریفرنسز میں ملزم نامزد ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں ان پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں جاتی امراء میں خود تذبذب کے سائے منڈلا رہے ہیں، گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ نون لیگ چاہے تحریک چلانے کا اعلان کرے، حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نواز شریف ایک کنوکٹڈ ایبسکانڈر شخص ہیں، ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ اپنے ذاتی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تحریک وہ چلانا چاہتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا مقصد تو یہی ہے کہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے گرایا جائے۔ سارا جو ملک میں ایک بے یقینی، ایک اس طرح تذبذب کی کیفیت کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی اپنی پارٹی میں کریٹ ہو گئی ہے۔ گھیرا ہے وہ ان پہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے پاس یہی ایک حکومت کو بلیک میل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم استعفے دیں گے، بالکل استعفے دیں، سر آنکھوں پر آپ استعفے دیں، ہم الیکشن کرائیں گے۔ آپ سے ان کے لوگوں نے رابطہ کیا؟ بالکل بالکل، ہم سے رابطے بھی کیے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں۔ نواز گروپ کو آپ اب کئی حصوں بخروں میں دیکھیں گے۔ تحریک چلانے کا اعلان کریں، رات کو 3 بجے تنظیم سازی کریں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا۔ انہوں نے اپنے آگے سیاست کا نام لگایا ہوا ہے، اصل میں یہ کاروبار کرنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کا کہنا ہے لگتا ہے نواز شریف کسی کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی باہر گئے، لیکن ان کی حکومت سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو واپس لانا مشکل تو ہے مگر ہم انہیں لائیں گے۔ وہ سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔
चेक करनी चाहिए क्या ये वाकया ही सही मानों में उनकी वो कंडीशन थी जो उस वक्त के मेडिकल बोर्ड ने प्रेजेंट की। बात तो यही लगती है कि शायद किसी की अंडरस्टैंडिंग से गए। अब अगर ये जहाज़ वाले के साथ मिले हुए थे या लेबॉर्ट्री वाले के साथ मिले हुए थे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वापस तो हम बिल्कुल ला सकते हैं और इंशाल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। आएंगे तो ये मुश्किल से। ये किस किस्म के लीडर हैं, जब बुरा वक्त आता है तो वर्करों को छोड़ के भाग जाते हैं। मफरूर साहबजादे सलमान शहबाज को भी वापस बुलाना चाहिए। 3.5 अरब रुपए की तो मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ उसके अकाउंट में हुई हुई है। फैमिली के अंदर एक स्प्लिट तो है, जो बड़ा हिस्सा है लूट का वो नवाज शरीफ साहब को मिला। शहबाज शरीफ और इनका खानवादा जो है वो ये समझता था कि इन्हें कम हिस्सा मिला, तो इन्होंने अपनी लूट का बाजार गर्म किया। शहबाज शरीफ के बच्चों के जो बिजनेसेस हैं उन सब कारोबार को करने के लिए जो सीड मनी है वो इन टीटीओ में से निकाला जाता है। जब मरीम साहिबा को ये एहसास होता है कि शायद शहबाज साहब जो हैं वो लीड ले रहे हैं तो उस वक्त कुछ ना कुछ वो आके रंग में भंग डालने की कोशिश करती हैं। वो कोई ना कोई एक ऐसा नया बयानिया खड़ा करके ये याद कराती हैं कि लीडरशिप की दावेदार मैं भी हूँ। चौधरी शुगर मिल में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं। जिस तरह से उसमें एक सऊदी ख़ानदान है, 3-4 लोग हैं जिनका नाम इस्तेमाल करके मेजर पैसा डाला गया है। उनकी तफ्तीश होना बाकी है, कहाँ से बचेंगे भाई साहब। नवाज शरीफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तकरीर के खिलाफ लंदन में उनकी रहायशगाह के बाहर पाकिस्तानी नय्याद शहरियों ने एहतजाज किया है। नवाज शरीफ के खिलाफ नारे भी लगा दिए। नवाज गो, गो 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 नवाज गो। गुज़श्ता 15 साल के दौरान कौन सा वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा मकबूल रहा? 93% से ज़ायद अवाम ने इमरान खान के हक़ में राय दे दी। खलीज मैगजीन की जानिब से कराए गए सर्वे में नवाज शरीफ 5% वोट भी हासिल न कर सके। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पिछले 15 साल से अब तक पाकिस्तान में वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज होने वालों में से कौन अवाम के दिलों के ज्यादा करीब? ताज़ा तरीन सर्वे के नताइज ने इमरान खान को वाज़े फर्क से फातेह ठहरा दिया। खलीज मैगजीन की जानिब से होने वाले सर्वे में 93.2% लोगों का इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार। राय दहिंदगान ने कहा 15 बरस में जितने भी वजीर आजम आए उनमें से इमरान खान सबसे बेहतर हैं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गीलानी और राजा परवेज अशरफ 8% अवाम से एतमाद का वोट हासिल कर सके। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को 4.7% अवाम ने इमरान खान से बेहतर करार दिया। 1.3% राय दहिंदगान की नज़र में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियां निभाने वाले शौकत अजीज इमरान खान से बेहतर थे। सर्वे में 16,000 से ज़ायद अफराद से इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में राय तलब की गई थी। और एक बार फिर से बात करेंगे लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की। 23 सितंबर की रात 3 बजे फैसलाबाद में आखिर क्या हुआ? तलाल चौधरी पर तशद्दुद करके उनकी हड्डियां किसने तोड़ी? इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए पुलिस पीछे पीछे है और तलाल चौधरी आगे आगे। इन्हां दियां सारियां औरतां दे नंबर लो, मैं इत्थे खड़ा वां, जिन्हों मर्जी बुलाओ। 23 सितंबर की रात 3 बजे फैसलाबाद में आखिर हुआ क्या था? मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी के मुताबिक उन्हें तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था। जब पहुंचे तो तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। मेरी बाजू टूटी है। तलाल चौधरी पर तशद्दुद करके उनकी हड्डियां किसने तोड़ी थीं? नून लीगी खातून MNA और तलाल चौधरी ने पुलिस से राबता क्यों किया था? ये सब जानने के लिए पुलिस की इंक्वायरी टीम खातून MNA के घर पहुंची तो वो घर पर न मिली, बयान रिकॉर्ड न हो सका। यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैडम आयशा रजब साहिबा उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात आज नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनका बयान लेंगे। उसके लिए हमें चाहे वहाँ जाना पड़े। पुलिस पार्टी खातून MNA ही नहीं बल्कि तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करने में भी नाकाम रही। तलाल चौधरी तहकीकाती टीम के अस्पताल पहुंचने से पहले ही निकल चुके थे। अंदर जो अमला मिला है उन्होंने कहा है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज स्लिप वगैरह हमने नहीं दी। दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाएगी तलाल चौधरी साहब से। ना MNA मिली ना तलाल चौधरी। पुलिस बयानात रिकॉर्ड करने के लिए चक्कर पर चक्कर काट रही है।
आपको पता ही है जो कॉल्स वगैरह चली थी वो आपके नोटिस में, जिस तरह ये हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ बातें सामने आ रही हैं, इस तमाम मामले को मेरा ख्याल है प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि तलाल और खातून MNA से बात करने के लिए जमात के 2 अफराद की ड्यूटी लगा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी तलाल चौधरी पर तनकीद की, कहा अंधेरे में तंजीम साजी का नतीजा हड्डियां टूटने की सूरत में ही निकलता है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर पुलिस को की गई कॉल्स जाली निकली तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेरी बाजू टूटी है, मेरी बाजू टूटी है। तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, रात के अंधेरों में नहीं करनी। मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। ये एक पॉजिटिव मैसेज चला गया है। जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है, उसके रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो बाजुओं और पाँवों की हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। मेरी बाजू टूटी है, मेरी बाजू टूटी है। आइंदा तंजीम साजी दिन में करनी है। पहली है तंजीम साजी जो रात के 3 बजे होती है, अपनी किस्म की नून लीग ने ईजाद की है और उसमें से कुछ तलाल चौधरी साहब ने ईजाद की है। एक साबिक वजीर एक मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली को मिठाई के साथ जाके जो है वो हरास कर रहा था। बेगम सफदर अवान साहिबा की इंटरवीन करने पे कहा जी दोनों तरफ से जनाब हमारा तो कोई लेना देना नहीं। पुलिस की 15 के ऊपर दोनों तरफ से कॉल आए। अगर फेक कॉल आए, फेक कॉल, तो आपका दफा 29D के तहत FIR होती है, वो ऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर जो मैंने दफात आपको बताई है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज और नून लीग का तलाल चौधरी के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ढके छुपे अल्फाज में तंज कर दिया। तलाल चौधरी और नून लीग की खातून MNA का तनाज़ा, हुकूमती हलकों से मरियम नवाज पर सवालात उठाए जाने लगे। बेगम सफदर अवान साहिबा के लिए एक चैलेंज है कि इस शख्स को पार्टी से निकालती हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज पर हुकूमती इल्जामात की तरदीद कर दी। समा से गुफ्तगू में बोले तलाल और खातून MNA के तनाज़े से मरियम नवाज का कोई ताल्लुक नहीं, मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। बयान तो वो उस वक्त ही रिकॉर्ड करवाएंगे जब वो ये चाहेंगे कि मैं रिकॉर्ड कराऊं। मरियम नवाज साहबा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तंजीम साजी वाला मामला थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? ये इतनी दो तंजीम साजी किस लिए हो रही? आखिर चल क्या रहा है? वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज से सवाल हुआ तो बोले राना सनाउल्लाह से पूछें। देखिए ये तो आप ये सवाल आप राना सनाउल्लाह से या जो उनकी लीडरशिप है उससे पूछें। तो मेहनत तो हो रही है, मेरे पास तो कोई इत्तला नहीं पहुंची है, लेकिन यही जो मैंने आपके टीवी में देखा है कि वो तंजीम साजी बड़े जोरों पे है फैसलाबाद में। का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा तो वो है खुद तलाल चौधरी, जो वाक़या मंजर आम पर आने के बाद से खामोश हैं। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने कौमी असम्बली का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। खातून लीगी रहनुमा ने ट्वीट में लिखा कि मेरा किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मेरी इज्जत पर सवाल ना उठाया जाए। मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ और एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। क्या नून लीग के घोंसले से परिंदों की उड़ान शुरू होने जा रही है? लीगी MPA मियां जलील शरकपुरी कायद की तकरीर के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कहा नवाज शरीफ की इदारों और कौमी मफाद के खिलाफ बातों ने दिल दुखाया है। कायद को ऐसी कमज़ोर बात नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी लीगी MPA को थपकी दे दी। देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ ने जज्बात में आकर इदारों के खिलाफ बात की, उन्हें हौसला करना चाहिए था। मियां जलील शरकपुरी अपने बयान पर डट गए। किसी फर्द के साथ अगर नाराजगी है उसमें कोई अर्ज नहीं है, किसी एक जर्नल के साथ, किसी एक जज के साथ, अदारों के खिलाफ नहीं। अदारे हमारे कौमी अदारे हैं, हमारा कौमी वकार है। मीडिया से गुफ्तगू में मियां जलील शरकपुरी बोले फौजी वोट डाल सकता है तो अपनी राय भी रख सकता है। फौज हमेशा ताकतवर रही है लेकिन डिक्टेटरशिप तमाम सियासी पार्टियों में मौजूद है। मिलिट्री हमेशा स्ट्रांग रही है, मिलिट्री ने बार बार रूल किया है, इसको कौन चुटला सकता है? और क्या मिलिट्री हमारी पाकिस्तानी या तो इंडियन मिलिट्री आके कब्जा कर दो, हम कहें जब हमारी मिलिट्री है वो भी पाकिस्तानी है। लीगी MPA के मुताबिक शहबाज शरीफ हमेशा मुहतात रहे, कमजोर बात तो हमजा शहबाज भी नहीं करते।
दूसरी तरफ पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज चौधरी ने जलील शरकपुरी से मुलाकात की और उनके मौक़िफ़ को सराहा। इजाज चौधरी का कहना था कि नून लीग के अरकान पार्लियामेंट मफरूर नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने जलील शरकपुरी को आइंदा इंतखाबात में टिकट ना देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं उन्होंने खुशामद की सियासत करके कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। एहसन इकबाल ने बताया तलाल चौधरी मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। वो समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही ज़मीर फरोश सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, जो अपने ज़मीर की बात करने की बजाय एक खुशामद की सियासत करते हैं और बिला वजह कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। आपका कहना है कि शरकपुरी साहब को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। जो लोग भी पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, वफादारी तब्दील कर चुके हैं, वो पार्टी का टिकट लेने के हकदार नहीं रहे दोबारा। हम भी इसकी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक कोई हकायक क्लेरिफाई नहीं होते, उनको ये फाइनलाइज नहीं किया जाता, किसी किस्म की स्पेकुलेशन जिससे किसी खातून की हित तक हो, ये मुजरिमाना फेल है जिसको लोग सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन कायम होने वाला है, इनखला में जल्दी गैर दानिशमंदी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में इजहार ख्याल लिखा, मुज़ाकरात में तातुल आ सकता है लेकिन ये खून खराबे से बेहतर है। पीस इज विद इन रीच इन अफगानिस्तान, ये तारीख साज बयान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अहम मज़मून का उन्वान। वाशिंगटन पोस्ट में उन्होंने अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर भरपूर इजहार ख्याल किया है। लिखते हैं अफगानिस्तान में अमन व अमान नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में आलमी इनखला में जल्दबाजी गैर दानिशमंदी होगी। इमरान खान लिखते हैं बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात मज़ीद दुश्वारियों का सामना कर सकते हैं। अफगानिस्तान में अमन अमल और पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन आला अफगान मुफाहमती काउंसिल का वफ़द चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला की क़यादत में आज इस्लामाबाद पहुँचेगा। 3 रोज़ा दौरे के दौरान सदर और वज़ीर आज़म समेत दीगर आला क़यादत से मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सलामती पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादर इस्लामी हमसाया ममालिक तारीखी और सकाफती बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों पर कैसे ले जाएं, अफगानिस्तान में क़याम अमन यकीनी बनाने के मौक़े से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए। पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत से मुशावरत के लिए अफगान मुफाहमती कौंसिल का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेगा। अब्दुल्ला अब्दुल्ला की क़यादत में अफगान वफ़द सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मिलेगा। पाकिस्तान में दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें भी अफगान मुफाहमती कौंसिल के वफ़द के दौरे के शेड्यूल का हिस्सा। मुलाकातों में अफगान अमन अमल और पाक अफगान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में अहम खताब और मीडिया से बातचीत भी करेंगे। बतौर चेयरमैन आला अफगान मुफाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। तवक्को की जा रही है कि यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे और करीबी ताउन को मज़ीद तक़वियत देने में बेहद मुआविन साबित होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सर उठा रही है। मुतासरीन और अमवात की तादाद भी दोबारा तेजी से बढ़ रही है। मजमूई हलाकतों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। कोरोना वायरस से पहली हलाकत 11 जनवरी को चीन के शहर वुहान में रिपोर्ट हुई थी। अमवात की तादाद 1 लाख तक पहुंचने में 3 माह लगे। 24 अप्रैल को मजमूई हलाकतें 2 लाख से तजावुज़ कर गई, यानी अमवात 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 15 दिन लगे। 4 जून को अमवात की तादाद बढ़कर 4 लाख से ज़ायद हो गई, यानी सिर्फ 40 दिनों में मज़ीद 2 लाख से ज़्यादा अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद में मज़ीद 2 लाख का इजाफा भी 40 दिनों में हुआ, यानी 16 जुलाई को मजमूई अमवात 6 लाख से ज़ायद हो चुकी थी। 20 अगस्त को मजमूई हलाकतें 8 लाख से तजावुज़ कर गई, यानी सिर्फ 35 दिनों में मज़ीद 2 लाख जानों का ज़िया हुआ। अमवात की तादाद 8 से 10 लाख तक पहुंचने में तकरीबन 37 दिन लगे हैं। आपको ये भी बताएं कि दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद हो गई है, जिनमें से तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं।
پاکستان میں تیزی سے فروغ پاتا آن لائن کاروبار سما کے اشتراک سے منعقد کیے گئے دراز سیلر سمٹ 2020 میں وفاقی وزراء اسد عمر، فواد چودھری سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ایم ڈی دراز احسن سایہ کہتے ہیں دراز کی اولین ترجیح کسٹمرز کی توقعات پر پورا اترنا ہے۔ آن لائن کاروبار گھر بیٹھے کمائیں پیسہ بے شمار، سما کے اشتراک سے دراز سیلر سمیٹ 2020، جس میں ہیڈ آف مارکیٹ پلیس ایم حسن اسامہ نے بتایا کہ دراز کیا ہے۔ دراز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ایک برج کریٹ کرتا ہے بٹوین سیلرز اینڈ کسٹمرز۔ تو ہمارے پاس ہر مہینے 5 ملین ایکٹیو یوزرز آتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر، اور وہ آ کے یہ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر آپ سیلرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی جو شاپ ہے وہ پوری کریٹ کرتے ہیں، جو اپنا پروڈکٹس ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور ان کسٹمرز کو سیل کر رہے ہوئے ہوتے ہیں۔ چیف مارکیٹنگ آفیسر عمار حسن نے مزید معلومات دیں۔ اس وقت دراز پہ 70,000 سے زیادہ سیلرز موجود ہیں۔ دراز ایکسپریس ہیروز 3,000 سے زیادہ دراز ایکسپریس ہیروز ہیں جو یہ پروڈکٹس آپ کے کسٹمر تک لے کے جائیں گے فوری طور پہ۔ اس سمٹ میں سیلر کو ایک چیز سمجھائی گئی۔ ڈائریکٹر کمرشل عمران سلیم نے بتایا کہ اچھی سیلنگ کے لیے ازالہ ضروری ہے، اور اگر کسٹمر نے مجھ کو ناپسند کیا، میری پروڈکٹ کو ناپسند کیا، تو اس کی پیچھے وجہ کیا تھی، اور جب ایک دفعہ وجہ پتا چل جائے تو اگر میں سیلر ہوں تو میں ایک کام ضرور یہ کروں کہ آئے ہوئے کسی بھی بیڈ ریویو کے اوپر جا کے کسٹمر کو بولوں کہ میں نے آپ کی بات سنی، میں نے آپ کی بات سمجھی، اور اب میں اس کا ازالہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ضرور مجھ کو ایک اور موقع دیں، انشاءاللہ آگے جا کے مجھ کو پہلے سے بہتر پائیں گے۔ ڈیلیوری میں تاخیر یا اس جیسے دیگر مسائل کا سامنا کرنے والوں کو بھی مطمئن کیا گیا۔ لاسٹ ایئر ہم نے جو ہماری اگریمنٹ تھی ایکچولی سارے 3PL پارٹنرز کے ساتھ، وہ ہم نے انفیکٹ اسی کو چینج کر دیا تھا کہ جو سکسیزفل ڈیلیوریز ہوں اس حساب سے انہیں پیمنٹس ہو۔ تو بیکاز آف ڈوئنگ دیٹ انفیکٹ آور سکسیزفل ڈیلیوریز انکریزڈ اے لاٹ۔ دوسری چیز ہم نے کی ہے، اس میں تھوڑی بات بھی ہوئی تھی پہلے، از انٹروڈیوسنگ دراز ایکسپریس۔ دراز ایکسپریس کہ ماشاء اللہ ہمارے پاس تقریباً 2500 ہیروز پورے پاکستان میں، اور انفیکٹ نومبر میں اور بھی ہم ہائر کر رہے ہیں۔ تو ان دو وجہ سے الحمدللہ یہ بہتر ہوا ہے، اور ہماری انشاءاللہ نیت ہے کہ وی کنٹینیو ٹو امپروو دس فیکٹر۔ یہ بھی سمجھایا گیا کہ کسٹمر کو کیسے مطمئن کرنا ہے، جو چیز سیل کرنے کا وعدہ کریں وہ ضرور پورا کریں۔ کوالٹی ریٹرن ریٹ اتنا ہی ضروری ہے جتنا آؤٹ آف سٹاک کینسلیشن ریٹ ہے، بلکہ کئی معاملات میں زیادہ ضروری بھی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک فون کا کور ہے، وہ آج کالا کسٹمر نے آرڈر کیا ہے، میں براؤن بھیج دوں گا تو کوئی بات نہیں، کسٹمر سمجھ جائے گا، لیکن کسٹمر نہیں سمجھے گا بھائی، اس کو کالا کیس ہی چاہیے، تو وہ کالے کیس کی توقع رکھ کے بیٹھا ہوگا۔ آپ نے وعدہ بھی اس سے کالے کیس کا کیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ آن لائن کاروبار نے خواتین کے لیے بہت آسانی پیدا کر دی ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے بہت زبردست یہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ ڈیجیٹل کامرس کا وہ پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو جتنا دراز اور اس قسم کی جو دوسری کمپنی ہیں جو ڈیجیٹل کامرس کے اندر کمپیٹ کر رہی ہیں، جتنا زیادہ ان کا اسکوپ آف ورک بڑھے گا اتنی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی، انوویشن انٹرپرینورشپ جو ہے وہ پروموٹ ہوگی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری بھی سمٹ کا حصہ بنے۔ پچھلے 10 سالوں میں جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے چینج کیا ہے انٹرپرینورشپ کو، اس نے نالج کو چینج کیا ہے، ایکسیس کو چینج کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سارا ایک آپ کا فریم ورک ہے انٹرپرینورشپ کا وہی چینج ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اپنا بزنس اپنے گھر سے لانچ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جو ایکسیس ہے کسٹمرز تک، اس کی جو نوعیت ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اس دوران سوالات کا درست جواب دینے والوں کو قیمتی انعامات سے بھی نوازا گیا، جبکہ دراز لوگوں کی مدد سے کاروبار دنیا بھر میں پھیلانا چاہتا ہے۔ اگر ہم سب مل کے اچھی سیل کریں گے تو یہ پوری کمیونٹی جو کہ اس وقت حصہ ہے پاکستان کی سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی انڈسٹری کی، وہ کہیں زیادہ پروان چڑھ جائے گی۔ ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی دکان کو، اور سب لوگوں نے مل کے دراز کو پاکستان کا نہیں، ساؤتھ ایشیا کا نہیں، دنیا کا نمبر 1 پلیٹ فارم بنا کے رکھ دینا ہے۔
اور کورونا وائرس کے باعث مان پڑنے والی فیشن سرگرمیاں پھر سے بحال ہونے لگی. اس حوالے سے ملکہ کوثر مری میں سجنے والی شام کی کہانی جانتے ہیں ارحم خان کی زبان میں. ملکہ کوثر کی ٹھنڈی شام میں حسین اداؤں کا تڑکا، دلکش ملبوسات کے ساتھ ریمپ پر ماڈلز کے جلوے. طویل کورونا گردی کے بعد ہونے والے فیشن شو نے ماحول گرما دیا. کورونا کی وجہ سے ہم جو ہے گھروں میں مطلب قید ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے نہ کوئی کام ہوتا نہ شوٹ، کچھ بھی نہیں، یہ سارے رک گئے. تو ابھی الحمدللہ پھر اسٹارٹ ہو گئے. حاضرین کو تو شو خوب ہی بھایا. بہت اچھا لگا. اس میں ایسٹرن ویسٹرن یہ کافی ساری کلیکشن تھی اور جویلری بھی اچھی تھی، میک اپ بھی بہت اچھا تھا. آزا کی شاعری نے حاضرین کا دل لبھایا. کانوں میں رس گھولتے ساز و آواز نے شام اور بھی یادگار بنا دی. کیمرامین رابنسن نذیر کے ساتھ ارحم خان، سما، مری. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.